हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल परसेप्शन कोचिंग सेंटर। मैं हूं आपका नया दोस्त और अकाउंटेंसी कोच मधुसूदन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप 11th क्लास में आ गए हैं। हालांकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के एक दो एग्जाम्स पेंडिंग हैं और अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, बट डोंट वरी, आई एम श्योर यू विल स्कोर गुड मार्क्स। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लेनी है और साथ ही कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। बट माइट बी पॉसिबल आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, साइंस लें, कॉमर्स लें या ह्यूमैनिटीज़ लें, और साथ ही कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। हालांकि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, बट हाँ, कॉमर्स के रिगार्ड्स में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा, और साथ ही आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कॉमर्स में आगे कितना स्कोप है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कॉमर्स में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश, जो कि अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम कंपलसरी होता है, आपको लेना ही होता है। चाहे आप साइंस लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ लीजिए या कॉमर्स लीजिए, आप इंग्लिश स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, जो कि आपको सिर्फ कॉमर्स में ही अवेलेबल होते हैं। इसको हम थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सब्जेक्ट पे, जो कि सीबीएसई हमारे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है। तो वो देखते हैं पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैथमेटिक्स, फिर आईपी या फिर कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन दैट इज स्पोर्ट्स, हिंदी, अदर लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच, और होम साइंस, कुकिंग क्लासेस इसमें हम करते हैं, पेंटिंग, आईएफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी। अब यहाँ पर बेटा चार मेन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। हमारे पास बहुत सारी चॉइस अवेलेबल हैं, बट अब इसमें से हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, ये चार मेन टॉप चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिसमें सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि आपका स्कूल आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको स्कूल ऑफ़र नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट तो आप ले ही नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है कि सेकेंड चीज़ कि आपको आगे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सीए करना है तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हो। आपको अब्रॉड जाना है किसी पर्टिकुलर कंट्री में तो आप अदर लैंग्वेजेस ले सकते हो, वो आपको यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में आगे जाना है और बीसीए या एमसीए में जाना है, तब आपको यहाँ पे आईपी और कंप्यूटर साइंस लेना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारी तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो वो फिज़िकल एजुकेशन ले सकता है, या फिर किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग ले सकता है, या कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो भी वो कंप्यूटर ले सकता है या आईपी ले सकता है। हाँ, अब इसके बाद भी अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कंफ्यूज्ड हो, डाउट है, तो फिर एक बेस्ट आइडिया है फोर्थ चीज़ कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ करो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिज़िकल एजुकेशन बहुत स्कोरिंग है, पेंटिंग बहुत स्कोरिंग है, हिंदी भी बहुत स्कोरिंग है अगर आपको इंटरेस्ट है हिंदी में तो, या फिर और कोई लैंग्वेज आपने पहले पढ़ रखी है वो भी आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो, बट अगेन अगर वो स्कूल आपको ऑफ़र कर रहा है तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो चार चीज़ें हो गई। सबसे पहले कि हमारा स्कूल क्या हमारे को ऑफ़र कर रहा है, दूसरा कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, तीसरा हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, और चौथा जो स्कोरिंग कितना है कौन सा सब्जेक्ट। तो इसके बिहाफ पे ही हम इसमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सीबीएसई हमारे को एक और ऑफ़र देता है बेटा 6 सब्जेक्ट का, एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है ये हमारा। उसमें क्या होता है कि हम इन सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, बट अगेन अगर हमारे को स्कूल हमारा 6 सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है तो, या 6 सब्जेक्ट्स की चॉइस हमारा स्कूल दे रहा है तो हम उसमें 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है हमारे को कि इन फ्यूचर जब हम किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहते हैं तो वहाँ पर बेस्ट 5 के मार्क्स देखे जाते हैं, ना कि बेस्ट 6 के मार्क्स। बट अगेन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी है तो एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो वहाँ पर इसका बर्डन एक इंक्रीज़ हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और आप एक और 6 सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आपने आईपी ले लिया और साथ ही साथ आपने हिंदी ले लिया, तो अगेन आपको हिंदी में भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा और आईपी में भी आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। भले ही कम टाइम डिवोट करना पड़े, बट आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ध्यान दे के ही आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा, या फिर वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो कि बहुत स्कोरिंग है और आपको आगे भी उसका बेनिफिट मिले।
अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यहाँ पे एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। इन सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कोचिंग की, ट्यूशन की नीड्स होती हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप खुद ही घर पे सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो। तो जब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आप क्या इन कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के अलावा इनके लिए एडिशनल टाइम निकाल सकते हो ट्यूशन के लिए या नहीं निकाल सकते। कहीं ये ना हो कि बाद में वही 6 सब्जेक्ट या 5th सब्जेक्ट आपके लिए बर्डन बन जाए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स में और आईपी में आपको कोचिंग की नीड होती है, जबकि फिज़िकल एजुकेशन, हिंदी, ज्योग्राफी, पेंटिंग और होम साइंस में आपको ट्यूशन की नीड्स नहीं होती। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा अपना सब्जेक्ट चूज़ करते समय। तो चलिए अब हम आ जाते हैं कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट पे, जिसमें सबसे पहले हम दोस्ती करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के साथ। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि बिज़नेस क्या होता है और हम क्यों करते हैं बिज़नेस। आई एम श्योर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के या तो पेरेंट्स बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। तो बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। बिज़नेस को हिंदी में हम कहते हैं व्यापार या फिर धंधा। धंधे से याद आया कि शाहरुख खान ने रईस पिक्चर में बोला था, अम्मी जान कहती है कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक सेकेंड, अरे भाई पर धंधा क्या होता है ये तो बताया ही नहीं। डोंट वरी, बिजनेस स्टडीज विल टेल यू धंधा क्या होता है। तो धंधा मीन्स बिजनेस मीन्स any activity or occupation in which people exchange goods and services on a regular basis to earn profit and it involves risk and uncertainty। मतलब जब कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे सामान खरीदता है और बेचता है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, विद द एम टू अर्न प्रॉफिट, उसे कहते हैं बिजनेस। अब यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को या तो परचेज करके बेचना या फिर खुद ही प्रोड्यूस करके बेचना। मतलब अगर या तो आप परचेज करते हो प्रोडक्ट को और फिर बेचते हो, या फिर आप प्रोडक्ट को खुद ही बनाते हो और बेचते हो। तो परचेज है और सेल है और प्रोडक्शन है। अब सेकंड बोलता है रेगुलर बेसिस पे। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो, वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा बोलता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आपका मेन उद्देश्य मुनाफा कमाना, पैसा कमाना है। बिजनेस हम क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, सिंपल सी बात है। और चौथा बोला इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क है, रिस्क का मतलब है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और अनसर्टेन है मतलब फ्यूचर के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमने सोचा था कि हमारे को 10% का प्रॉफिट हो सकता है 2% का प्रॉफिट हो, और या हो सकता है 20% का प्रॉफिट हो। अब जैसे लॉकडाउन है तो अनसर्टेन है, आगे क्या होगा पता नहीं। कुछ बिजनेसेस को लॉस हो रहा है तो कुछ बिजनेसेस को प्रॉफिट भी हो रहा है। इसे ही कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब ये तो था बिजनेस का मतलब। अब इसके आगे बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, फिर पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटर क्या होती है, कैसे कंपनी बनती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। तो इन शॉर्ट अगर हम टेक्निकली बात करें तो बिजनेस के रिगार्ड्स में A to Z हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। अब इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या रही है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, इसको और इजी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जो कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें सबसे पहले आ जाती हैं ह्यूमन मूड्स, जो कि हैं अनलिमिटेड। जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी अराइज हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी अराइज हो जाती है, एंड सो ऑन। ये कभी कंप्लीट नहीं होती। दूसरा बोला रिसोर्सेज टू फुलफिल दिस वांट्स आर लिमिटेड। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए वो लिमिटेड हैं। हमारे पास मनी है वो लिमिटेड है, बट हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। बहुत सारी वांट्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, बट जो पैसा है वो हमारे पास लिमिटेड है। और तीसरा बोला वी हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दीज गिवन रिसोर्सेज। मतलब जो भी हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट उनके जो यूसेज हैं वो अल्टरनेटिव्स हैं। मतलब एक ही रिसोर्स को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पैसा है तो पैसे को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम उससे कपड़े खरीद सकते हैं, हम उससे मेडिसिन खरीद सकते हैं, हम उससे घर खरीद सकते हैं, हम उससे बुक्स खरीद सकते हैं, हम उससे मोबाइल खरीद सकते हैं।
तो डिपेंड करता है कि हमारी वांट्स क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो इकोनॉमिक्स हमारे को यहाँ पे बता रही है कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें कि हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, मैक्सिमम आउटपुट हमारे को मिले, मैक्सिमम बेनिफिट हमारे को मिले। तो दोस्तों अब हम इकोनॉमिक्स को बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चॉइस होते हैं कि हम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लैंड है, ज़मीन है, तो वहाँ पर हम क्या करें? वहाँ पर हम स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, मॉल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, शोरूम बना सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं। हम वो बनाएंगे जिससे हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगेन जो लैंड है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जबकि जो हमारी बॉन्ड्स हैं ये अनलिमिटेड हैं। तो तीसरा, हम उस लैंड को कैसे यूज़ करेंगे कि जिससे हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में हम आगे पढ़ते हैं डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, हाउ मनी वर्क्स एंड सो ऑन। तो चलो अब दोस्ती करते हैं अकाउंटिंग से, अकाउंटेंसी से। बट दोस्तों पहले एक बात बताओ, हम बिजनेस क्यों करते हैं और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया। बिजनेस करते हैं ताकि प्रॉफिट हो सके, पैसे कमा सकें, और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ताकि पता चल सके कि किस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये बताओ कि अब ये कैसे पता चले कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं, कहीं लॉस तो नहीं हो गया, और हमने कितने पैसे कमाए हैं। इसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी और करते हैं अकाउंटिंग। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे, जो कि दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। सर अब ये क्या है? अच्छा इसको छोड़ते हैं, पहले ये बताओ ICAI के बारे में पता है? मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, मे बी ना पता हो, बट आई एम श्योर CA के बारे में तो पता ही होगा। हाँ जी सर जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम तो बनना भी चाहते हैं। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, एक इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना पड़ता है, और उसी इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका का भी एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो कि ये डेफिनेशन देता है। और डेफिनेशन कह रही है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। इस डेफिनेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, मतलब जब दो जनों के बीच में एक्सचेंज होता है कुछ गुड्स का, सर्विसेज का, फॉर मनी और मनीज वर्थ, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन कह रही है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट है, एक कला है रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्डिंग मतलब नोट करना ट्रांजैक्शंस को। जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमने परचेज़ किया या कुछ हमने सेल किया, किसी को वेजेस दी, रेंट दिया, टैक्स पे किया, वो सबको अच्छे से नोट करना, रिकॉर्ड करना। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमें याद रहे कि किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, एंड सो ऑन। अगर हम नोट कर लेंगे तो हमें याद रहेगा। इसके आगे बोला इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे, नोट करेंगे, ताकि जो भी अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब आगे बोलता है क्लासिफाइंग, मतलब अरेंजिंग और ग्रुपिंग द डाटा और आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब जो भी डाटा हमने रिकॉर्ड किया है, ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी है, उसको हम अरेंज करते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं एज पर आवर नीड्स।
ऐसे ही हम स्कूल में भी स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं एज़ पर आवर नीड्स। अगर स्पोर्ट्स कराने हैं तो उनको हाउस में डिवाइड कर दिया, रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस। अगर सेक्शंस में डिवाइड करना है तो उनको स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कॉमर्स सेक्शन, साइंस सेक्शन, ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन, या फिर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स वालों का सेक्शन, कॉमर्स विद आईपी वालों का सेक्शंस। अभी बनेंगे आप लोगों के भी सेक्शंस, है ना। और या फिर अगर ड्रेस बनवानी है तो गर्ल्स अलग, बॉयज़ अलग। फिर अगर स्टडीज़ हैं और टीचर्स को डिवाइड करना है तो ये जूनियर विंग्स के टीचर, ये सीनियर विंग्स के टीचर। तो अब स्कूल की तरह बिजनेस में भी हम अपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एज पर आवर नीड्स। जैसे कि कुछ एक्सपेंस होते हैं वेरिएबल, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं फिक्स्ड। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं विद द चेंज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन होगा तो एक्सपेंसेस होंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्सपेंसेस नहीं होंगे। दूसरी तरफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन हो या ना हो हमारे को पे करने ही होते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ ऑफिस और फैक्ट्री, सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉयज़ एंड सो ऑन। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एक बिजनेसमैन को बियर करने ही पड़ेंगे, भले ही वो शॉप खोले या ना खोले, ऑफिस जाए या ना जाए। बट जो फैक्ट्री का रेंट है, उसके शोरूम का रेंट है, वो उसको बियर करना ही पड़ेगा। जो उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो उसको पे करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही हम अपने एक्सपेंसेस को आगे और भी फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इन सब को हम पोस्ट करते हैं लेजर्स में, जो हम आगे चल के सीखेंगे। अब इसी में आगे आ जाता है समराइजिंग। तो दोस्तों जैसे हम इंग्लिश और हिंदी में किसी चैप्टर की समरी पढ़ते हैं ताकि पता चल जाए उस पूरे चैप्टर का सार कि उस चैप्टर में हुआ क्या है, उसका एसेंस पता चल जाए, वैसे ही हमारे बिजनेस में भी रोज़ाना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अब उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम टोटली सम अप कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ओवरऑल हमारे बिजनेस कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितनी हमारी इनकम्स हुई हैं, ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या फिर लॉस निकल सके। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब इसी में आगे बोलता है इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब हम अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेज़र कर सकें। जो ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और साथ ही साथ अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल शॉप पे, बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ऑनेस्ट है, वहीं पे दूसरा एम्प्लॉय है, बहुत लेज़ी है, डिसओबीडेंट है। ठीक है, तो दोनों की वजह से ही प्रॉफिट और लॉस पे फ़र्क तो पड़ेगा, बट अकाउंटिंग में हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ना ही हम ऑनेस्टी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही हम उसकी लेजीनेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, हम उन दोनों को जितनी सैलरी दे रहे हैं वो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, बट नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके आगे बोलता है एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, हम उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे उसकी। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, और हमारे कंपटीटर्स को कितना प्रॉफिट हुआ, और फिर फाइनली हम उसको कम्युनिकेट करेंगे विद एंड यूजर्स। तो अब अगर हम इस कंप्लीट डेफिनेशन को समझें तो बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फिर उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। फिर उस समराइज डाटा से हम रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं, उसकी डीप स्टडी करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, एंड फाइनली हम कम्युनिकेट करते हैं विद द एंड यूजर्स, मतलब वो लोग जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप हमने जो कुछ पढ़ा है वो आपको समझ में आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे के वन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।